वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपके जो असाइनमेंट्स हैं आपने बना लिए होंगे। ये MPS 004 का है। अगर आपने MPS 004 अभी तक नहीं बनाया है तो आप इस वीडियो में अच्छे से नोट्स को देख सकते हो, यहाँ से बना सकते हो। अगर आपको नोट चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से आपको जो भी ये PDF है वो आपको मिल जाएंगे। इट्स अ फ्री, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपसे। और इससे पहले तो मैंने बताया ही था कि कैसे आप असाइनमेंट को बनाओगे। और जैसे भी आप बना रहे हो ना, तो पहले ना क्वेश्चन पेपर, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है तो इससे पहले आप अपना नेम वाला जो है पेपर वो अटैच करोगे। साथ में जो स्टूडेंट आपको जो बनाना है ये, इसमें ना आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेन यूज नहीं करना है, जैसे हाईलाइट या फिर किसी भी तरीके का एनीथिंग आपको यूज नहीं करना है। आपको जो बनाना है वो ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना ब्लैक पेन से और आंसर लिखना ब्लू पेन से, बस, और कोई भी पेन यूज नहीं करोगे। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इसके जो मार्क्स है वो टोटल 100 मार्क्स का है। एक जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और हाँ, इसमें ना वर्ड लिमिट गिवन है 500 है, ठीक है। 500 है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका जो लिमिट है वो है 250 वर्ड। आपको 5 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको क्या करना है कि आप देख लो, आपको जो जो आता है वो कर लो। वैसे तो जो पार्ट 1 है, ठीक है, या फिर आप पार्ट 2 है, तो कम से कम वहाँ से तो 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही है, लेकिन टोटल मिला के ये 5 करने हैं आपको, ठीक है। आपको जो सुटेबल लगता है कर लो आप। पहला जो है क्वेश्चन वो ये है, राजनीति के अध्ययन हेतु तुलनात्मक पद्धति के महत्व और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। जो कंपैरेटिव मेथड है, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि जो ये है इसमें इसके क्या क्या महत्व है, ठीक है। इसके महत्व को बताना है, इसकी सीमाओं को बताना है। कंपैरेटिव जो मेथड है इसका यूज़ ना अलग अलग राजनीतिक जो सिस्टम होते हैं ना, प्रणाली, संस्था, प्रक्रिया, इनके बीच में समानता और विभिन्नताओं को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस पद्धति के माध्यम से जो भी रिसर्चर है वो न केवल किसी भी एक राजनीतिक प्रणाली की विशिष्टताओं को समझने का प्रयास करता है, बल्कि अलग अलग प्रणालियों के बीच कारण और प्रभाव को भी अच्छे से, वहाँ उसके जो संबंध है उसको भी गहन जांच पड़ताल करता है, ठीक है। इसके महत्व को बताओगे, महत्व के बारे में बताओगे। तुलनात्मक पद्धति हमें ये समझने में मदद मिलती है कि क्यों कुछ राजनीतिक प्रणालियाँ अधिक स्थिर और लोकतांत्रिक और न्यायपूर्णता प्रदान करती है, जबकि अन्य में क्या है, भ्रष्टाचार है, अस्थिरता, निरंकुशता है। तो ये देखने को हमें वहाँ पे मिलता है। तो इस चीज़ों को यहाँ पे हम समझ सकते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो 2 देश, 2 स्टेट, 2 देशों के बीच में जो वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। और हमें यहाँ देखने को मिलता है कि कैसे हमारे यहाँ पे स्टेबल है, अच्छा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अच्छा ये मोनार्की सिस्टम है। तो इस चीज़ से ना हम चीज़ों को समझ पाते हैं। हम जब कंपैरिजन करते हैं 2 देशों के बीच में, 2 स्टेटों के बीच में, 2 विचारधाराओं के बीच में, तो हमें पता चलता है कि वहाँ क्या है और यहाँ हमारे यहाँ पे किस चीज़ को फॉलो किया जाता है। सैद्धांतिक विकास के बारे में कि यहाँ पे नए नए सिद्धांतों का विकास होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें तो जब विभिन्न देशों के लोकतांत्रिक विकास की तुलना की जाती है तो वहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के विकास में सामाजिक, आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक अनुभव कैसे योगदान करते हैं अपना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नीतिगत सुझाव में क्या कि जो नीतियाँ बनती है उनके जो परिणाम होते हैं तो क्या है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो नीति बनाया क्या वो लोग के हित में है कि नहीं है, क्या उसमें और सुधार करने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कंपैरिजन करने के बाद ही पता लगाते हैं, ठीक है। इसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में बताओगे। सीमा क्या है, मतलब इसकी कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो देखो, सामग्री एवं डेटा की विविधता, कभी कभी क्या होता है कि हमें ना प्रॉपर डेटा नहीं मिल पाता, हमें जानकारी अच्छे से मिल नहीं पाती है, जिसके कारण क्या है, कभी कभी हम गलत कंपैरिजन कर बैठते हैं। क्योंकि
एक देश के राजनीतिक आंकड़े की तुलना दूसरे देश के आंकड़ों से करना जहां डेटा संग्रह के तरीके और मानदंड भिन्न हो सकते हैं, शोधकर्ता के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। इस प्रकार सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेदों के कारण डेटा की व्याख्या में भी चुनौती उत्पन्न होती है। सामग्री और सामान्यीकरण, इसमें क्या होता है कि तुलनात्मक पद्धति अक्सर विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण का खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यदि केवल कुछ चुनिंदा देश है उसका अध्ययन किया जाए तो उनमें पाए जाने वाले जो विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक है वो सामान्यीकृत करने की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कि एमिल डुकहाइम ने कहा था कि समाज का अध्ययन करते समय व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज में सामान्यीकृत करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। संदर्भीय भिन्नता क्या है, यहाँ पे जैसे कि अलग अलग देश है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र है, तो वहाँ पे अपना एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं अपनी होती है, तो इन भिन्नताओं का जो होता है हम इस तरफ ना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इससे क्या होता है असमानता उत्पन्न हो जाती है। पद्धतिगत सीमाएं, इसमें क्या है कि जो शोधकर्ता अक्सर जो बायस करते हैं, जैसे कि उसी चीज़ की तरफ वो झुकाव करते हैं, मतलब एक चीज़ को लेके वो उसी को मुद्दा बना के उसी की तरफ जाएंगे। इसमें क्या होता है पक्षपात हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इससे क्या होती है चुनौतियाँ आ जाती है, ठीक है। परिस्थिति विशेषी कारक है। फिर तुलनात्मक पद्धति का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसको ना अलग अलग लेवल पे किया जाता है इसका यूज। जैसे राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, इंस्टीट्यूशंस जो विधानसभा है, जो न्यायपालिका है, कार्यकारी अधिकारी है, तो उनकी तुलना करते हैं, ठीक है, उनके पावर्स को जानने के लिए भी। चुनावी प्रणालियों का विश्लेषण, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। और राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखोगे आप। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मध्य अंतर की व्याख्या कीजिए। जो राजनीतिक समझौता सिद्धांत है उसको और जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए यहाँ पे दो तरीके के अप्रोचेस है, एक तो है सामाजिक समझौता और दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। और दोनों ही दृष्टिकोण ने राज्य के उद्भव और उसके जो उद्देश्य है ना वो कार्य प्रणाली पर विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु उनके सिद्धांत और विचारधारा मौलिक रूप से अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें सामाजिक समझौता सिद्धांत की, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो मूल विचार है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मूल विचार है वो ये है कि राज्य की स्थापना मनुष्य के बीच आपसी सहमति और समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है, इनका ये कहना है, ठीक है। वहीं पे अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का देखो तो यहाँ ना मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जिसका प्रमुख प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है, राज्य की उत्पत्ति को वर्ग संघर्ष और आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में समझा जाता है। यहाँ जो माना जाता है, ये कहा जाता है कि राज्यों की जो उत्पत्ति है ना वो वर्ग संघर्ष और आर्थिक संरचनाओं के संदर्भ में ही हुआ है, जबकि वहाँ पे क्या माना गया था सामाजिक समझौते में कि इनके आपसी बीच जो आपसी के जो समझौते होते हैं ना, लोगों के आपसी बीच की जो होते हैं उससे राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें क्या क्या है, मानव स्वभाव, राज्य की भूमिका कैसी होती है, स्वतंत्रता और अधिकार क्या है। और यहीं पे मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मानव स्वभाव हम देखेंगे, क्योंकि देखो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है इसके अनुसार जो मानव स्वभाव है वो सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन के अनुसार विकसित होता है। मार्क्स का मानना है कि उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व और वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज की संरचना बनती है, जबकि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या कहता है मानव स्वभाव के बारे में कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार जो मानव स्वभाव है वो स्वाभाविक रूप से ना स्वतंत्र और समान है। इसमें होब्स ने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मानवता की जीवन अराजक और हिंसक होता है, जबकि लोग और दूसरे इसे सकारात्मक तरीके से देखते हैं। लोग के अनुसार क्या है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। वर्ग संघर्ष, ठीक है, इसके बारे में भी बताओगे कि मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति विकास जो मुख्य रूप से जो हुआ है वो वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। इनके अंतर क्या है, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में आप बताओगे कि मार्क्सवादी क्या कहते हैं और सामाजिक समझौता क्या कहते हैं, ठीक है। फिर मानव स्वभाव की धारणा में इन दोनों का क्या है, अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर राज्यों की भूमिका में सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या कहता है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, ठीक है। अधिकारों की परिभाषा, जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये अधिकारों को क्या बोलता है कि नागरिक के अधिकारों को स्वतंत्रता दी जाती है यहाँ पे, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या बोला गया, जो अधिकार है, अधिकार जो है अधिकार का संघर्ष वर्ग संघर्ष से जुड़ा होता है। वास्तविक समानता के
प्राप्ति तब होगी जब श्रमिक वर्ग जो है वो सत्ता में आएंगे। अलग अलग विद्वानों द्वारा यहाँ पे टिप्पणी की गई है इनके अप्रोचेस पे। फिर आत्मनिर्णय से आप क्या समझते हैं, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में आप यहाँ पे बताओगे कि इसकी अवधारणा क्या है, इसकी जो अवधारणा है, इतिहास इसका बताओगे कि आधुनिक राजनीति में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशवाद के अंत के साथ ही अधिक चर्चा में आया था जो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन था। इसमें जैसे कि महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला और अन्य भी स्वतंत्रता संग्राम के नेता हैं, उन्होंने भी अपना सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इनकी व्याख्या करोगे, सैद्धांतिक व्याख्या करोगे, इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है, और इसकी आलोचना करोगे। ठीक है, कि राजनीतिक जैसे सकारात्मक में है इसकी कुछ आलोचना, तो राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण, नैतिक औचित्य, फिर इसकी कुछ सीमाएं भी है जैसे सीमा और संघर्ष, व्यवहारिकता की समस्या, राष्ट्रीय कानून मान्यता, और वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या मतलब स्थिति है वो भी आप यहाँ पे बताओगे। फिर विश्व में कहीं भी गरीबी सर्वत्र खुशहाली के लिए गंभीर खतरा है। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हो? देखो, गरीबी एक वैश्विक समस्या बन गई है और जिसका प्रभाव न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। तो आज की वैश्विक परिदृश्य में गरीबी एक बहुत ज़्यादा एक मुद्दा बन चुका है। ठीक है, तो केवल विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देशों में भी ये मौजूद है और यह न केवल आर्थिक समानता को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक तनाव, अपराध और राजनीतिक अस्थिरता का भी एक प्रमुख कारण ये बन गया है। तो इसका जो गरीबी है, तो इसका गरीबी का ना सामाजिक आर्थिक प्रभाव कैसा है उसके बारे में आप बताओगे। सामाजिक प्रभाव क्या है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है। देखो, अक्सर तो ये माना जाता है कि गरीबी केवल विकासशील देशों की समस्या है, लेकिन विकसित देशों में भी गरीबी की समस्या है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, अन्य विकसित देशों में भी आर्थिक असमानता बढ़ रही है जिसके माध्यम से जो वर्गीय है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका जीवन स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो वैश्विक सहयोग एवं नीति के बारे में बताओगे कि वैश्विक स्तर पे क्या मतलब इनको क्या सहयोग दिया गया है। जैसे कि देखो, यूएन सहित जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करती रहती है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, SDGs के भी मतलब एक उन्होंने बनाया था कि इसका जो उद्देश्य था यही था कि गरीबी उन्मूलन को प्रमुख लक्ष्य के रूप में यहाँ पे इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, फिर उसकी चुनौतियाँ बताओगे कि क्या क्या चुनौतियाँ इनको सामना करना पड़ा चुनौतियों का। ठीक है, फिर उसका समाधान भी आप बताओगे कि किस तरीके से हम गरीबी को कम किया जा सकता है। जैसे समाज में गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। ठीक है, जैसे कि सामाजिक वर्गों के बीच आपस में सहयोग, समान अवसर, न्यायपूर्ण वितरण, ये सारी चीज़ें भी सुनिश्चित करने से न केवल गरीबी घटेगी बल्कि शांति की भी स्थापना यहाँ पे होगी। राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। जो राजनीतिक दल है ना, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, साथ में इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखो, राजनीतिक दल की परिभाषा की बात करें तो ये ना एक संगठनात्मक संरचना। राजनीतिक दल की बात करें तो ये ना एक संगठनात्मक संरचना है जो समान विचारधारा, नीति और राजनीतिक लक्ष्यों के आधार पर एकत्रित नागरिकों द्वारा बनाई जाती है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सरकार के गठन हेतु उम्मीदवार का चयन, सार्वजनिक नीति में भागीदारी एवं मतदाताओं की राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ना शामिल है। ठीक है, इसमें आप बताओगे कि जो ये है इसके ना अलग अलग उद्देश्य है, जैसे प्रतिनिधित्व हो गया, राजनीतिक समाजीकरण हो गया, नीति निर्माण हो गया, चुनावी प्रक्रिया। ठीक है, इन सबको यहाँ से लिख लोगे। नियंत्रण और संतुलन की क्या है यहाँ पे नीति, सामाजिक परिवर्तन भी क्या क्या है, और फिर ना उसके बाद इसके प्रकार बताओगे। इसके ना 3 प्रकार है, सत्ताधारी, विपक्षी और स्वतंत्र। सत्ताधारी क्या होता है, जिसमें ना नीति निर्धारण में जो यहाँ पे जो सरकार होते हैं ना, नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वहीं पे विपक्षी क्या होता है, इनका विरोध करते हैं, उनके इनके कार्यों पर निगरानी करते हैं। जो सत्ताधारी होते हैं ना, उनकी नीतियों का भी विरोध करते हैं और उनके कार्यों पर निगरानी करते हैं। स्वतंत्र दल क्या होते हैं, ये जो मुख्य दलों से अलग अपने ही विचार पर आधारित होते हैं, ये अपना ही अलग काम करते हैं। फिर इनकी चुनौतियाँ बताओगे कि क्या क्या चुनौती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी वेश और विरोधी आंदोलन की प्रकृति। तो दक्षिण पूर्व एशिया में अपने वेश विरोधी आंदोलन जो हुए थे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी वेश का प्रभाव कैसा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन था, अत्यंत जटिल भी था। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा, आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, आराम से लिख लेना।
यूरोप का क्षेत्रीय एकीकरण कि जो यूरोप है, यूरोप का जो क्षेत्रीय एकीकरण वो कैसे हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण करना था, ठीक है। उनके बीच जो टकराव थे, जो द्वंद्व थे, उसको ख़त्म करके स्थायी शांति और सहयोग की स्थापना करना था। इसके लिए ना 1950 में पेरिस समझौता हुआ। इसकी एकीकरण की शुरुआत 1950 में हुआ और जब पेरिस समझौते के बाद रोमन संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने तर्क दिया कि यूरोप का एकीकरण सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि राजनीतिक संरचना का भी एक अभिव्यक्ति है। इसके बारे में भी आप लिख दोगे यहाँ से, ठीक है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 8, समुदाय क्या है और इसकी जो सामुदायिक पहचान है उसका निर्माण किस प्रकार हो रहा है। तो देखो समुदाय जो है एक सामाजिक समूह होता है जो सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित होता है। समुदाय की अगर परिभाषा की बात करें तो ये केवल भौतिक निकटता तक सीमित नहीं है बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं पहचान के तत्वों से भी ओतप्रोत होता है। सामुदायिक पहचान का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य प्रभावित करते हैं। उसके बाद इसका बुनियादी ढांचा बताओगे कि सांस्कृतिक पहचान, ठीक है, कैसा है यहाँ पे, सामुदायिक पहचान का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें सामाजिक अनुभव के बारे में आप लिखोगे, भौगोलिक व राजनीतिक कारक बताओगे, आर्थिक व सामाजिक सहभागिता के बारे में भी बताओगे, सामुदायिक पहचान की जो चुनौतियाँ हैं अभी के संदर्भ में वो कैसा है। सबसे बड़ा तो है ये ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि नई नई तकनीक आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, ये सब क्या है एक दूसरे में जितने भी पारंपरिक समुदाय है उसके बीच में दूरी बढ़ा रहे हैं। तो सांस्कृतिक विशिष्टता धुंधली पड़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है राजनीतिक पुनर्निर्माण, ये भी है क्योंकि देखो ये जो है राजनीतिक पुनर्निर्माण ये आधुनिक राजनीति में सामुदायिक पहचान के दोहरे पहलू के रूप में सामने आता है क्योंकि एक और तो राजनीतिक शक्ति का आधार बन सकती है तो वही दूसरी ओर समाज में विभाजन और कट्टरपंथ का कारण भी यहाँ पे बन सकता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कि राज्य का नारीवादी दृष्टिकोण। ये देखो शॉर्ट नोट्स है तो नारीवादी दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ है, लिख देना आप। फिर आधुनिक राज्य का गांधीवादी दृष्टिकोण, जो गांधीवादी दृष्टिकोण है ना उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नहीं किया है क्योंकि आपको ना टोटल जो करने हैं वो 5 करने हैं, मैंने 9 क्वेश्चन तक आपको करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने करवा दिया है और आपको जो सुटेबल लगता है आप 5 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कर लो। ध्यान रखना हर एक पार्ट से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।